ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं जैसे जैसे ज्वाइन करते रहे प्लीज़ अटेंडेंस मार्क करते रहें, ठीक है। और पहले ही बता दीजिए ऑडियो वीडियो में कोई इशू तो नहीं हो रहा है आप सब लोगों को। आज काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है कॉस्टिंग के सेशन में। और कॉस्टिंग के अंदर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बेसिक हम लोगों ने कॉस्टिंग तो खैर काफ़ी पहले ही कवर कर ली थी। जो प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था दैट वाज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और फिर उसका टेस्ट भी हुआ, उसका आज रीटेस्ट भी हुआ और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। दैट्स वेरी नाइस, खुशी हुई। तो अब यही है कि बस इसको कंटिन्यू रखिएगा इस परफॉर्मेंस को, ठीक है ना। इसको लाइटली नहीं ले लीजिएगा कहीं क्या है चल कॉस्टिंग तो खैर है, कॉस्टिंग की खैर है, मार्क्स आ जाते हैं उसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे अभी और टॉपिक्स आते रहेंगे तो उसमें थोड़ा डिफिकल्टी एलिमेंट भी बढ़ता रहेगा और थोड़ी टेक्निकलिटीज़ भी आती रहेगी। सो आपको याद होगा जब हम लोगों ने कॉस्टिंग के मेथड्स आप लोगों को पढ़ाना शुरू किए थे तो मैंने उस वक्त बोला था कि दो कॉस्टिंग मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं, एक एब्जॉर्प्शन और एक मार्जिनल। एब्जॉर्प्शन इज डन, एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी मैं सब करा चुका हूँ। तो एक पूरा कंप्लीट हमारा कॉस्टिंग मेथड अब साइड कर दिया हमने। अब जो हमारा सेकंड मेथड स्टार्ट हो रहा है ना दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। अब मार्जिनल कॉस्टिंग ये एक सिंगल टॉपिक नहीं है। मार्जिनल टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसके मजीद सब टॉपिक्स बहुत सारे हैं, तो ये चलने वाला है अब हमारा काफी लंबा। तो अगर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग को अब आज थोड़ा सा वो कर दूं, जरा थोड़ा सा उसके आप लोगों को क्लासिफिकेशन कैटेगराइज कर दूं तो आप लोगों को समझना आसान होगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंडर कितने सारे टॉपिक्स फॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम वही करने जा रहे हैं आज, ठीक है। वापस से कह रहा हूँ ऑनलाइन स्टूडेंट जितने भी हैं अटेंडेंस मार्क कर दें, फिर हम आगे बात करेंगे। सो जब हम बात करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग की, सो मार्जिनल कॉस्टिंग को अब जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो इन एरियाज में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक आज हम करने वाले हैं इसका नाम है सीवीपी एनालिसिस। क्या होता है क्या नहीं होता है बाद में बताऊंगा। फिर इसके बाद एक टॉपिक आएगा जिसका नाम होगा आपका लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस। फिर इसके बाद एक टॉपिक आएगा जिसमें हम कहते हैं उसको शटडाउन डिसीजंस। फिर इसके बाद एक टॉपिक आएगा जिसमें हम कहते हैं मेक और बाय डिसीजंस। फिर इसके बाद एक टॉपिक आएगा जिसमें हम कहते हैं उसे रेलेवेंट कॉस्टिंग। और रेलेवेंट कॉस्टिंग को बहुत सारे लोग ऑप्शन कॉस्टिंग के नाम से भी जानते हैं, कि जिसमें हम सीखेंगे कि जब हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं तो हमें फैसला कैसे करना होता है। तो ये कुछ सब टॉपिक्स मैंने आपके सामने लिख दिए। इसी तरीके से कभी कभार वो एक आपसे सिंपल कॉस्ट एंड प्रॉफिट स्टेटमेंट भी बनवा लेता है। है कुछ सही। तो कॉस्ट एंड प्रॉफिट स्टेटमेंट भी वो आपसे बनवा लेते हैं। तो ये सारी बातें हम करेंगे एक एक करके, तो बड़ा लंबा चलने वाला भी सफर हमारा ये। आज हम स्टार्ट करेंगे इस बात से, सीवीपी एनालिसिस से। है ये सब मार्जिनल कॉस्टिंग का पार्ट, इसलिए पहले बता दिया। तो अब एक एक करके जब ये टॉपिक स्टार्ट होते रहेंगे तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि ये मार्जिनल कॉस्टिंग ही कवर हो रहा है। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। वापस से एक बार रिवाइज करा देता हूं कि मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में बेसिकली फर्क था क्या। मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में मेन एक ही चीज को लेके फटा था और वो थी फिक्स कॉस्ट। ऐसा ही था ना। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या बोलता है कि मैं तो सारी की सारी कॉस्ट इंक्लूड करूंगा प्रोडक्ट में, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वो वेरिएबल हो। मैं जब प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा तो उसमें मैं A to Z सब कुछ इंक्लूड करूंगा। ठीक है भाई, मर्जी आप कर लो। हमने सीख भी लिया किस तरीके से करना है, ओवरहेड शीट हमने बनाई, एब्जॉर्ब करा, सब कुछ करा। मार्जिनल इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। मार्जिनल बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिक्स कॉस्ट को हमें अपने डिसीजंस में इंक्लूड ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन में ही है इट इज अ कॉस्ट व्हिच डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। प्रोडक्शन की वजह से चेंज ही नहीं होती तो क्यों आप कंसिडर करके अपनी डिसीजन मेकिंग खराब कर रहे हैं, इसकी ये सोच है। तो इस वजह से मार्जिनल कॉस्टिंग मैनेजमेंट के नजदीक ज्यादा बेटर है।
उस वक्त भी मैंने बताया था जब मैंने कंपैरिजन करवाई थी, तो जो कॉस्ट एंड अकाउंटेंट मैनेजर्स होते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, वो ज्यादा वैल्यू, ज्यादा इज्जत, ज्यादा इंपॉर्टेंस मार्जिनल कॉस्टिंग को देते हैं। और आप खुद देख भी सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग कितनी डीप है, यानी डिफरेंट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की जो इंपॉर्टेंस है वो भी है, लेकिन वो जरा लिमिटेड है, उसकी जरा कंडीशंस बड़ी थोड़ी सी वो है कि आप अगर मोनोपोली हैं तो फिर जो करना चाहें करें, कौन रोकता है आपको, या बहुत बड़ा ब्रांड है तो भी जो करना चाहें करें, लेकिन हर कोई तो नहीं होता ना मोनोपोली। ज्यादातर लोग कौन होते हैं, जो कॉम्पिटिटर्स के अंदर साथ ही काम करते हैं। तो एक कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट में, एक नॉर्मल बिजनेस के लिए जब डिसीजन मेकिंग करनी हो तो मार्जिनल कॉस्टिंग से बेहतर कोई भी चीज नहीं है। इसलिए ज्यादा हमारा ध्यान भी मार्जिनल कॉस्टिंग पे ही रहेगा, और मार्जिनल कॉस्टिंग के इन सारे टाइप्स पे रहेगा। ये सारे टाइप्स अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, हमने आज फोकस करना है सीवीपी एनालिसिस पे। नाउ व्हाट इज सीवीपी एनालिसिस? सीवीपी एनालिसिस का जो फुल फॉर्म है वो है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। और आपको पता है एग्जाम में कभी कभार सिर्फ इसकी एब्रीविएशन का भी 1 मार्क मिलता है, दैट व्हाट डज सीवीपी स्टैंड फॉर, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट बताने का 1 मार्क। तो आपको सबको पता होना चाहिए सीवीपी का फुल फॉर्म। अब सीवीपी से रिलेटेड अंदर क्या क्या चीजें हैं, इस पे अभी हम बात शुरू करते हैं। होपफुली सबके पास नोट्स हैं, जरा नोट्स खोल लीजिए बेटा सबके सब, जल्दी से सबके सब लोग नोट्स अपने सामने रखेंगे, और नोट्स में सब लोग पेज नंबर, आपको बता देता हूँ भी कौन से पेज पे जाना है। कॉस्टिंग वाला जो बेटा एरिया है ना, वो सबसे एंड में है, ठीक है। सारे फाइनेंशियल की ही है, कॉस्टिंग का एरिया बिल्कुल एंड में है और बिल्कुल लिमिटेड सा है। सो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा। पेज नंबर 233 है बेटा, पेज नंबर 233, ठीक है। पेज नंबर 233 पे आ जाइए। आपको इस तरीके से बना हुआ नजर आ रहा होगा ये पेज, सारा फॉर्मूलाज, एक भरपूर किस्म के फॉर्मूलाज भरे हुए हैं। तो ये सारे फॉर्मूलाज, पहला टास्क आप लोगों का आ जाइए, असाइनमेंट है टिल द नेक्स्ट वीक। ये सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए जरूर है, लेकिन आप सब लोग एक जगह पे अपनी हैंड राइटिंग में लिख के लाएंगे, अगली क्लास में दिखाएंगे। फॉर्मूला लिखने से याद होते हैं। पेज नंबर 233, फॉर्मूला पढ़ने से कभी भी याद नहीं होता, तो इसको लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। नोट्स मैंने दे दिए एक साथ कंपाइल करके आप लोगों को एक समराइज वे में, लेकिन आप लोगों ने जितने भी ये फॉर्मूलाज लिखे हुए आप सब ने अपने पास फेयर करके उतारने हैं। अब सीवीपी का मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, नोट्स के अंदर पेज नंबर 233। और जब आप देखेंगे तो मेरा ख्याल है कोई 10 या 11 फॉर्मूला की लिस्ट नजर आ रही है, ऐसे ही है। कितने? 8 नंबर होंगे, लेकिन फॉर्मूला उसके अंदर ज्यादा है, देखो सही से। हाँ, और करके बहुत सारी चीजें दी हुई है ना, तो मेरा ख्याल है कोई 12 या 13 फॉर्मूला बन रहे हैं, 14 फॉर्मूले बन रहे हैं। तो यार ये जो 14 फॉर्मूले की लिस्ट है वही है पूरा टॉपिक इस पे। सिंपल फॉर्मूला याद करने होंगे, फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको कहा ना याद करने का एक ही तरीका है, और लिखना होता है उसको। तो ये फॉर्मूलाज आप लिखना है, आपने लिखना पड़ेगा। और ऑब्वियसली जब आप प्रैक्टिस अभी करेंगे मेरे साथ, बार बार फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिख लिख के भी प्रैक्टिस हो जाती है। तो एक एक करके मैं अभी आपके साथ ये सारे फॉर्मूलाज पहले डिस्कस भी करूंगा, क्योंकि फॉर्मूला समझ तो जब आएंगे जब हम सॉल्व करेंगे, लेकिन जरा मैं बता दूं कि ये जो टर्म्स हैं आखिर ये टर्म्स हैं क्या। तो ये तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ऑफिशियली, सीवीपी एनालिसिस। इंट्रोडक्शन में दे चुका हूं हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। सीवीपी एनालिसिस भी मार्जिनल कॉस्टिंग का ही हिस्सा है, तो अब हम सीवीपी एनालिसिस पे फुल फोकस करेंगे। सीवीपी एनालिसिस का फुल फॉर्म आप वापस से अपने पास लिख लीजिए, किसी ने नहीं लिखा है तो, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। याद करो जब मैंने बिल्कुल बिजनेस आपको अकाउंटिंग, ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट करी थी, तो उस टाइम पे मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो सर उजैर पढ़ा रहे हैं आपको, और एक है कॉस्ट अकाउंटिंग जो मैं पढ़ा रहा हूं। इसमें मेन फर्क क्या है? मेन फर्क ये है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो इस्तेमाल होता है वो कम्युनिकेशन के लिए होता है, दुनिया को बताने के लिए कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया, हमारी बैलेंस शीट देखो कितनी है, ये सारी बातें कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग किसी को भी नहीं बताई जाती। ये मार्कर कितने का पड़ा मुझे, ये मैं क्यों बताऊंगा? आपको मुझे कितने का बेचना है ये बताऊंगा, ऐसे ही है ना। आप पूछेंगे सर आपको कितने का पड़ा, मैं बोलूंगा बेटा आपको इससे लेने देना क्या, आपको खरीदना तो खरीदना, बताए।
तो कभी भी कॉस्टिंग आउटसाइड इंफॉर्मेशन लीक नहीं होती विदाउट द अप्रूवल और सम रीजन। हाँ, कभी ऑडिटर आ जाए या कोई कंपनी का कोई ऑडिट खुल जाए या गवर्नमेंट आ जाए तो उनको बताना पड़ेगा, अलग बात, लेकिन वैसे डिस्क्लोज नहीं किया था। तो कॉस्टिंग का होल एंड सोल मकसद क्या है? डिसीजन मेकिंग। हम कॉस्टिंग सीख रहे हैं इसीलिए, पढ़ रहे हैं इसीलिए। तो अब ये जो टॉपिक है ना, ये हमारी डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है ना। इस टॉपिक को एक और नाम से आप सब लोग जानते हैं, और उस टॉपिक का नाम है ब्रेक इवन एनालिसिस। ये सुना सुना है। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट थोड़ा नया था, ब्रेक इवन थोड़ा सा साउंड थोड़ा सा सुना सुना लग रहा है। हाँ, जो साइंस बैकग्राउंड से उनके लिए तो खैर दोनों ही टर्म्स नहीं हुए। तो आपको सब बताते हैं। अजान हो रही है, अजान के बाद स्टार्ट करते हैं। यहां तक प्लीज वो ऑनलाइन स्टूडेंट मुझे बता दें, ऑडियो वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अभी हाईलाइट कर दें, फिर स्टार्ट लेते हैं बेटा। ओके बेटा, चले अब हम स्टार्ट लेते हैं। सीवीपी एनालिसिस, जैसे कि मैंने कहा, इसका एक और नाम भी है इस टॉपिक का, जिस नाम से ये ज्यादा फेमस है, और वो है ब्रेक इवन एनालिसिस। अब इससे पहले कि हम इस टॉपिक को मजीद आगे करें, सबसे पहले हमें इस टर्म का मतलब पता होना चाहिए कि आखिर ब्रेक इवन किसे कहते हैं। देखिए, ब्रेक इवन का कॉन्सेप्ट क्या है, बिजनेस के स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत आइडिया होता है, लेकिन खैर आप सब लोग सुने बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो से सुने कि ब्रेक इवन कहते किसको है। ब्रेक इवन पॉइंट, बेसिकली इसका पूरा नाम है ब्रेक इवन पॉइंट। ये इसे शॉर्ट फॉर्म में बहुत सारे लोग BEPB कहते हैं, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा स्टेटस, एक ऐसा स्टेज होता है बिजनेस का जहां पे बिजनेस को ना प्रॉफिट हो रहा होता है और ना लॉस हो रहा होता है। यानी एक ऐसा स्टेज बिजनेस का जहां पे बिजनेस ना प्रॉफिट कर रहा है और ना लॉस कर रहा है। और बोलेंगे सर ये क्या बात है, या तो बिजनेस को प्रॉफिट होता है या तो बिजनेस को लॉस होता है, दोनों में से कोई एक चीज तो होती है, ये दोनों क्यों नहीं हो रहे? तो बिल्कुल सही है, ऐसी बात है, या तो बिजनेस को प्रॉफिट होगा या बिजनेस को लॉस होगा, लेकिन कोई एक तो ऐसा स्टेज होगा ना जहां पे जीरो भी होगा। भाई माइनस और प्लस दोनों एग्जिस्ट करते हैं मैथ्स में, तो बीच में जीरो भी तो है ना, बीच में जीरो आता है, इसके बाद माइनस से प्लस होती है ना चीज, और प्लस से माइनस होने में भी बीच में जीरो है, तो जीरो तो है ही ना, एग्जिस्ट तो करेगा ही। यानी इसका मतलब ये है कि एक ऐसा स्टेज, एक ऐसा सर्टेन पॉइंट जरूर आएगा बिजनेस की लाइफ में, बिजनेस के पास, जिसमें बिजनेस एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाएगा जहां उसे प्रॉफिट भी नहीं हो रहा और लॉस भी नहीं हो रहा। लेकिन ये होगा कब? ये होगा जब आपके टोटल सेल्स और टोटल कॉस्ट बराबर हो जाए। यानी जब ये सिचुएशन अराइज होगी तब जाके बेटा ब्रेक इवन होगा, क्योंकि तभी जाके क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। मिसाल के तौर पर आपने 50,000 का मटेरियल खरीदा, 50,000 का लेबर लगाया और 50,000 के आय बाय शाय के खर्चे, टोटल 1.5 लाख का खर्चा हो गया, 150,000। अब आपने सेल्स स्टार्ट करना शुरू करी, सेल्स होते 1 लाख, 1 लाख सवा लाख की सेल्स हुई। एक तो ऐसा टाइम आएगा ना जिसमें 1.5 लाख की सेल्स कर लोगे, तो जिस दिन तुम 1.5 लाख की सेल्स कर लोगे उस दिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम्हारी सारी कॉस्ट कवर हो गई, क्योंकि तुमने खर्चा किया कितना था? 1.5 लाख का किया था, 1.5 लाख का माल बेच दिया। तो इसका मतलब है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम एक ऐसे स्टेज पे हो कि ना तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है और ना तुम्हें लॉस हो रहा है। तो अकाउंटिंग की जबान में इस पॉइंट को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। हाँ, अभी तो मैं बोलता रहा हूं, अभी तो सिर्फ स्टेज पे पहुंचे हो, खत्म थोड़ी करना है। अब से
जितनी आगे सेल्स होंगी वो सब प्रॉफिट। तो हमेशा देखो बिजनेस जब भी शुरू होता है ना, तो बिजनेस हमेशा लॉस से शुरू होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। चाहे आप कितने बड़े एंटरप्रेन्योर क्यों ना हो, चाहे आपके पास कितनी मास्टर्स की डिग्रियां क्यों ना हो, हमेशा जब भी बिजनेस शुरू होगा ना तो लॉस से होगा। जाहिर सी बात है, आप इतना खर्चा करते हो तो ओवर द डे तो नहीं होगा ना रिकवर, आहिस्ता आहिस्ता होगा ना। तो क्या होता है, अक्सर बिजनेसेस क्या होते हैं, इनिशियली 1 साल 2 साल तक लॉस करता है। हाँ, कुछ लोग बहुत जल्दी प्रॉफिट में भी आ जाते हैं, जरूरी नहीं, लेकिन अक्सर एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बता रहा हूं कि 1 साल 2 साल कॉमन है। बंदा स्टार्ट में लॉस करता है, फिर क्या होता है, लॉस करते 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 लॉस कम होता रहता है, कम होता रहता है, और फिर एक पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस तक पहुंच जाता है। और फिर नो प्रॉफिट नो लॉस के बाद अब से उसका अच्छा टाइम शुरू हो जाता है, और इस दिन के बाद से सब कुछ जितनी भी है वो प्रॉफिट का जोन है। यानी 1.5 लाख जिस दिन मेरे रिकवर हो गए, उसके बाद से जितनी भी मैं सेल्स करूंगा वो सबका सब क्या है, बोनस से प्रॉफिट है। सो ब्रेक इवन से पहले वाला एरिया लॉस, ब्रेक इवन के बाद वाला एरिया प्रॉफिट। ब्रेक इवन नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ब्रेक इवन का मतलब समझ आ गया सबको कि ऐसे स्टेज को क्या बोलते हैं, ऐसे एक ब्रेक इवन पॉइंट को क्या बोलते हैं, जब बिजनेस या तो ना तो प्रॉफिट कर रहा है और ना तो लॉस कर रहा है। अब सवाल पैदा होता है, सर ठीक है होगा, ब्रेक इवन का मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस, तो होगा तो क्या करें हम, करना क्या है? बिजनेस का मकसद तो प्रॉफिट है ना, बिजनेस का मकसद तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। हमने तो कॉस्टिंग इसलिए करी है, और कॉस्टिंग तो इसलिए सीख रहे हैं ताकि प्रॉफिट हो। ये नो प्रॉफिट नो लॉस की चीज पढ़ने की क्या जरूरत है सर? तो बेटा मुझे एक बात पता है, पहले प्रॉफिट पे आने से पहले ब्रेक इवन पे आना पड़ेगा ना। यानी इसका मतलब है बीइंग अ मैनेजर, एज अ डिसीजन मेकर, हमारी क्या कोशिश होनी चाहिए कि सबसे पहला काम तो ये होना कि जेब से कॉस्ट निकलना तो बंद हो। मेन जब भी बिजनेस स्टार्ट करता है इंसान, उसका मकसद क्या होता है, पहले सर्वाइवल हो जाए ना, पहले तरीके से एक बार कम से कम सेट तो हो जाऊं, यानी एटलीस्ट मेरे जेब से खुद से कुछ ना जाए। कमा बाद में लेंगे, कम से कम कॉस्ट तो बाहर है। यानी दूसरी जबान में बिजनेस की सबसे पहली कोशिश, सबसे पहला टारगेट, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है टू रीच द ब्रेक इवन। हम भी करते हैं, जब हम लोग भी कोई नया कैंपस या नया सेंटर खोलने की कोशिश करते हैं तो ये वर्किंग करते हैं कि भाई हमें कितने स्टूडेंट्स चाहिए ब्रेक इवन के लिए, कब जाके कितने स्टूडेंट्स में हमें ब्रेक इवन होगा, पता तो होना चाहिए ना कम से कम, ताकि मेरी पूरी कोशिश हो कि एटलीस्ट इतने नंबर ऑफ एडमिशंस को तो लॉक करूं ना। वंस वो नंबर लॉक हो गया, सपोज 300 स्टूडेंट, सपोज एग्जांपल 300 स्टूडेंट्स में मेरा ब्रेक इवन है, यानी इसका मतलब है जो मुझे रेंट देना है, सैलरीज देनी है, सब कुछ देना है, ये सब कुछ बाहर। अब आफ्टर 300 स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, फिर वो प्रॉफिट मुझे देंगे। पता तो होना चाहिए ना भाई, डिसीजन मेकिंग कैसे करोगे, अपने खर्चों को देखना है, आपने अपने उस हिसाब से आगे रिसोर्सेज को प्लान करना है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हमें ब्रेक इवन की कैलकुलेशन बहुत हेल्प करती है। और फिर ब्रेक इवन के साथ साथ दूसरी कैलकुलेशंस भी हैं, अभी आप देखेंगे इस पूरे टॉपिक में। इसीलिए इसको सिर्फ ब्रेक इवन एनालिसिस कहना गलत है, इस टॉपिक को हम सीवीपी एनालिसिस कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम कॉस्ट पे भी देख रहे हैं, हम कंट्रीब्यूशन भी कैलकुलेट करेंगे, हम आगे जाके मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कैलकुलेट करेंगे, तो बहुत सारी चीजें कैलकुलेशन होगी। अभी मैंने आपके सामने सिर्फ क्या बताया, ब्रेक इवन का मतलब, ब्रेक इवन किसको बोलते हैं, और मैंने आपको साथ साथ ये भी बता दिया कि ब्रेक इवन जानना क्यों जरूरी है। नाउ अब सवाल अगला आता है, और वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर ये पता कैसे चलेगा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। असल बात तो ये है ना, अब तो सीखने की चीज तो ये है, ये तो समझ में आ गया, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, ओके फाइन। नाउ हाउ कैन वी एग्जैक्टली नो व्हाट इज आवर ब्रेक इवन पॉइंट? सो देयर इज अ फॉर्मूला, इसको फाइंड करने का एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला आप लोगों के पास सामने आपके नोट्स में लिखा हुआ भी है। तो सबसे पहला फॉर्मूला ही ब्रेक इवन पॉइंट का है, फॉर्मूला लिस्ट आपके सामने लिखी हुई है। ब्रेक इवन पॉइंट अगर मुझे फाइंड करना है कि मुझे कितने यूनिट्स चाहिए नो प्रॉफिट नो लॉस तक पहुंचने के लिए, तो इसका एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब आप सब लोग कह रहे होंगे कि सर ये टोटल फिक्स कॉस्ट तो चले फिर सुना सुना लग रहा है, क्योंकि पढ़ते ही हैं अभी तक, बहुत बार वर्ड आ गया है ये कॉस्टिंग के अंदर, तो चलें ये तो समझ में आता है।
ये नई चीज नीचे ये क्या है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है। तो देखिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं फिर मैं इसका मतलब बताता हूं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं CPU इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यानी इस फॉर्मूला से मुझे जो अमाउंट मिलेगी वो अमाउंट मैं यहां लिखूंगा और उसे फिक्स कॉस्ट से डिवाइड कर दूंगा। जब मैं ऐसा कर लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एक नंबर, और एक नंबर, वो जो नंबर आएगा मेरे पास 4000, 5000, 10,000, 12,000 एनी नंबर, वो एग्जैक्टली मुझे यूनिट्स चाहिए, इतने यूनिट्स मुझे बनाने हैं, इतने यूनिट्स मुझे बेचने हैं, ताकि मैं कहां पहुंच सकूं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे पहुंच सकूं, या इन अदर वर्ड्स मैं अपने ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव कर लूं। तो सिंपल सादा सा फॉर्मूला है। लेकिन अब सर ये कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, फॉर्मूला तो सामने है, मतलब क्या है। कंट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि एक यूनिट आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी में, सक्सेस में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्योंकि आपको पता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग बिलीव्स इन वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट को तो वो ज्यादा भाव देता नहीं है। ये तो फिक्स कॉस्ट सिर्फ इसलिए इसने देख लिया कि हमें फिक्स कॉस्ट को कवर करना है, लॉस से बाहर निकलना है, इसलिए। अदरवाइज उसने, आप देखें, सेलिंग प्राइस में से सिर्फ और सिर्फ क्या माइनस किया, वेरिएबल कॉस्ट। इसीलिए इसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बोलते हैं, प्रॉफिट पर यूनिट नहीं बोलते। प्रॉफिट पर यूनिट निकालना होता तो सेलिंग प्राइस में से टोटल कॉस्ट माइनस करनी चाहिए थी ना। ये सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर रहा है। तो सारी सिर्फ ये चीज देखने के लिए, एक अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए कि एक यूनिट मेरी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना इनपुट कर रहा है। ये इसकी अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दे दी है। समझ आती है? वेरी गुड। ये समझ आती है? फॉर्मूला इज एनफ। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की डेफिनेशन भी यही है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मींस सेलिंग प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट। व्हेन वी डिडक्ट वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम सेलिंग प्राइस, दिस इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। तो डेफिनेशन यही है, इसका मतलब भी यही है। तो मैंने अंदर इसकी लॉजिक आपको समझा दी। अब एक एग्जांपल हो जाए ताकि जरा हाथ सेट हो जाए। कौन सी? वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट अगर मैं लिख दूंगा तो ये प्रॉफिट पर यूनिट बन जाएगा। यहां पे क्या है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वर्ड है। तो अगर मैं इधर कॉस्ट पर यूनिट लिख दूंगा तो फिर तो प्रॉफिट निकाल लिया मैंने ऊपर, इसीलिए तो कर रहा है। मार्जिनल कॉस्ट कंसीडर ही नहीं करता ना, यही तो गेम है। मार्जिनल कॉस्टिंग बोलता है भाई मैं फिक्स कॉस्ट की तो बात ही नहीं करो, फिक्स कॉस्ट को मैं लेस नहीं करूंगा कभी भी, अलग से करूंगा, अलग से जब प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी। वो अहमियत ही नहीं देता फिक्स कॉस्ट को, उसके नजदीक फिक्स कॉस्ट इररेलेवेंट है। एक और वर्ड मैंने आपको सिखाया था, फिक्स कॉस्ट उसके नजदीक संक कॉस्ट है। याद है? संक कॉस्ट, वो कॉस्ट जो डूब गई है भाई। मैं आपके साथ रेंट एग्रीमेंट बना चुका हूं, रेंट मुझे भरना है इधर का हलाल में। अब मैं उस हिसाब से अपनी फीसें खराब कर दूं, अपनी प्राइसिंग खराब कर दूं, तो ये तो बेवकूफी है। वो तो हलाल में मुझे भरना ही है। खैर, अब मैं आपके सामने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं। फॉर्मूला यहाँ पे हम रहने देते हैं, फॉर्मूला तो खैर आप लोगों के पास नोट्स में भी है। तो एक एग्जाम्पल से पहले हम सॉल्व करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे फॉर्मूला से बात करेंगे। तो ये एग्जाम्पल नोट डाउन करें सब, रजिस्टर्स निकाल लें। ये रजिस्टर पे कॉपी करना है भाई, आप लोगों ने सवाल कॉपी करना है, फिर इसका सॉल्यूशन होगा।
करें भाई कॉपी। कॉपी करें बेटा, एग्जाम्पल कॉपी करें। जी बेटा, क्वेश्चन कॉपी कर लिया सबने। अब भाई सिंपल है, सिंपल गेम है, फॉर्मूला के अंदर चीजें फिट करेंगे हम और हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अब थोड़ा सा केयरफुल रहना है। आपके साथ ये थोड़ा सा तो गेम खेलेगा ना, अब इतना सिंपल डाटा तो नहीं दे देगा और सिंपल तरीके से तो नहीं पूछ लेगा। तो थोड़ा सा आपके साथ मैंने भी खेला है हल्का सा। ये देखिए, मैंने आप लोगों को जो डाटा दिया है वो कुछ डाटा पर मंथ में, कुछ डाटा पर ईयर में, और आखिरी में पूछा किसके लिए मैंने, फॉर द ईयर के लिए पूछा। तो यहां पे बस थोड़ा सा आपने केयरफुल रहना। अब जब फॉर्मूला को हम देखते हैं तो बीपी का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है टोटल फिक्स कॉस्ट। तो बेटा ये कोई लेबल करके तो आपको देगा नहीं है कि कौन सी कॉस्ट फिक्स्ड है और कौन सी वेरिएबल है। ये तो अब आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है कि आप पहचान जाए कि फिक्स क्या है और वेरिएबल क्या है। तो आपको इस सवाल के अंदर पता होना चाहिए कि आपकी कौन कौन सी फिक्स कॉस्ट है। ये तीनों शुरू की जितनी भी है, ये क्या है, मेरी फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि ये सारी की सारी कॉस्ट प्रोडक्शन की वजह से चेंज नहीं होती। इतनी अंडरस्टैंडिंग सबको है यहाँ पे। अब इसका टोटल करूंगा मैं पहले, क्योंकि फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है, टोटल फिक्स कॉस्ट। सही है। तो इसके लिए आप वर्किंग करेंगे और वर्किंग शो करेंगे, सिर्फ कैलकुलेटर में गेम नहीं खेलेंगे। तो यहाँ पे हम इनकी पहले वर्किंग कर लेते हैं और फिर इसी फॉर्मूला में एंटर करेंगे। तो पहले जरा हम टोटल फिक्स कॉस्ट की वर्किंग करेंगे। यहाँ हमने हेडिंग डाल दी वर्किंग्स की, और यहाँ पे हम पहले निकालेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट। अब टोटल फिक्स कॉस्ट में सबसे पहले नाम है रेंट का। उसने बोला है पर मंथ हमारा कितना है, 2500। तो 2500 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दूं भाई, 7 प्लस सैलरीज हैं ही 30,000, तो इसको तो एज इट इज 30,000 ही लिख लूंगा, क्योंकि वो पर एनम है, पर एनम मींस पर ईयर। फिर इंश्योरेंस 1000 पर मंथ, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 12। तो इन दिस वे मुझे टोटल फिक्स कॉस्ट मेरी मिल जाएगी। बताइए कितनी है, कितनी है, 61,200 इज माई टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट की जगह में यहाँ पे $61,200 लिख दूंगा। और फिर कह रहा हूं मैं आप लोगों को, जब भी आप ये टॉपिक करेंगे सॉल्व, अभी आगे इन फ्यूचर जितने भी हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन, हर बार फॉर्मूला लिखेंगे फिर करेंगे। अब आप बोलेंगे सर ये तो बार बार लिखना पड़ेगा, तो भाई बार बार लिखना पड़ेगा, ये लिखने से ही याद होगा। और फॉर्मूला लिखने के वहां पे मार्क्स मिलते हैं, इसलिए फॉर्मूला लिखना जरूरी है। तो अगर यहाँ पे आप ब्रेक इवन पॉइंट कर रहे हैं सॉल्व, तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद ये वैल्यू डालेंगे। 72,000 भाई, कौन सी कैलकुलेशन है यार तुम लोग की, क्या आ रहा है, 72,000। तो ये आपका यहाँ पे 72,000 आ गया वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी फिक्स कॉस्ट। ना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए हम अलग वर्किंग कर लेते हैं। सीपीयू का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब सेलिंग प्राइस उसने आपको दी हुई है कितनी, 20 दी हुई है, आ गई। वेरिएबल कॉस्ट आपको उसने 3 तरीके की दी हुई है, ये देखें, ये तीनों क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। तो
तो इन तीनों को पहले आप कर लीजिए प्लस या अलग अलग माइनस कर लीजिए, एक ही बात है। तो तीनों को जरा प्लस करके बताइए कितना होता है, 3, 4.5 और 1.2, 8.7। तो 20 में से डायरेक्ट यहां पे मैं 8.7 माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा 11 पॉइंट कितना 3। ये मुझे मिल गया मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब आपने ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिख देना है इधर 11.3, इसको इससे डिवाइड कर देना है, आपके पास आपके ब्रेक इवन यूनिट्स आ जाएंगे। बताएं कितने? 637 पॉइंट को हम राउंड ऑफ कर देते हैं, 6372 यूनिट्स। अच्छा, इसको राउंड ऑफ करने की वजह है आधा यूनिट तो नहीं बनाऊंगा ना, क्योंकि यूनिट तो फिर पूरा ही बनाना पड़ेगा। तो पॉइंट के बाद चाहे 0.1 भी क्यों ना हो, तो उसको आप कर देंगे राउंड अप, राउंड ऑफ नहीं, राउंड अप। ठीक है, लॉजिक बता दी ना मैंने आपको कि आपने बनाने तो पूरे ही है ना भाई, आधा तो नहीं बनाओगे, या पॉइंट में तो यूनिट नहीं बनाओगे। राउंड अप, राउंड ऑफ नहीं, राउंड अप। जब भी पॉइंट में आए तो अपर वैल्यू ले लेना। तो ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट हो गया। दिस इज हाउ ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेशन इज डन। सो ये एक फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करने का तरीका आपको बता दिया। एनी क्वेश्चंस यहाँ तक? सॉरी, बताइए। पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते, फिर आगे बात बता। जी 72,000 है, 72,000 ही थी, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी फिक्स कॉस्ट की। अब ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स का समझ आया। ठीक है, यूनिट्स हमने कैलकुलेट कर ली। ये कॉपी करें तो फिर अगला इसका कॉन्सेप्ट हम समझेंगे ब्रेक इवन रेवेन्यू। क्लियर? ठीक है बेटा, तो अब एक और कॉन्सेप्ट भी आज सुन ही लें आप लोग, ताकि साथ साथ हमारे दो चीजें आज कवर हो सीवीपी एनालिसिस में। ये तो हो गया ब्रेक इवन यूनिट, यानी अब आपको इतना पता चल चुका है कि मुझे कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं और कितने यूनिट्स बेचने हैं ताकि मैं ब्रेक इवन पे पहुंच जाऊं। 6372 यूनिट्स जिस दिन मैं बना के बेच दूंगा तो मुझे ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो जाएगा, आई विल रीच माई ब्रेक इवन पॉइंट। अब कुछ जगहों पे आपसे पूछा यह जाएगा कि चलो ये तो आपने यूनिट्स में बता दिया ना, बात करो डॉलर में भाई हमसे, कितना कमाओगे तो ब्रेक इवन होगा।
ये तो आप यूनिट्स में बात कर रहे हो ना, तो ठीक है, यूनिट्स में तो पता चल जाना चाहिए, प्रोडक्शन टीम के लिए जरूरी है। लेकिन अब हमें वहां पे अगर डॉलर में बात करनी हो तो बड़ा आसान है, और उसको बोलते हैं ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू, BESR। तो BESR का फॉर्मूला अगेन आपके नोट्स में आप लोगों को पॉइंट नंबर 2 पे लिखा हुआ है। बहुत आसान फॉर्मूला है, बड़ा सिंपल है कि जब ब्रेक इवन पॉइंट की जगह BESR जब हम निकालेंगे तो हम सिंपल, इसको मैं कर रहा हूं मेरे 6372 याद रखिएगा। तो ये तो हो गया ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला। जब हम ब्रेक इवन पॉइंट के बाद ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू की बात करते हैं, BESR, ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू। बेटा अभी आपको बताता हूं क्यों दिए गए, टाइम पास करने के लिए दिए, मैं बताता हूं। तो BEP इन यूनिट्स जो अभी अभी हमने फाइंड किया था, राइट, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। तो आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा आसान हो गया, सिंपल हो गया, इसमें तो क्या है, तो बोनस है, अभी अभी तो निकाला है ब्रेक इवन पॉइंट और सेलिंग प्राइस भी दी हुई है। तो यस, कभी कभार वाकई में ऐसा बोनस आएगा। तो सिंपल हमें क्या करना होगा, अभी अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट कितना था, 6372 यूनिट्स। इसको सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी सेलिंग प्राइस से, जो कि सेलिंग प्राइस है कितनी, 20। तो बताइए जरा क्या आंसर आ रहा है, 12। ये आपका आ गया ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू। यानी इसका मतलब है कि बिजनेस को कम से कम इतनी सेल्स रीच करनी है, तब जाके उसका ब्रेक इवन हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाएंगे ये लोग। अब आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर जब इतना आसान फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है तो ये बाकी इतने खतरनाक किस्म के अजीब से फॉर्मूले क्यों दिए गए, फजूल में 4 फॉर्मूले। बेटा फजूल होते तो नहीं देते ना, काम के। वजह यह है कि अभी तो आप लोगों के पास ब्रेक इवन पॉइंट भी था, सेलिंग प्राइस भी थी, तो मजे से क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया। हर बार नहीं होगा भाई, हर बार इस तरीके से थोड़ी वो इन्फॉर्मेशन प्लेट में रख के दे देगा। ये अभी तो स्टार्ट है सिर्फ, तो आप लोगों को बिल्कुल सिंपल तरीके के क्वेश्चन करवा रहा हूं। ये जस्ट एक स्टार्टर है ताकि हाथ सेट हो, फॉर्मूला पे हाथ सेट हो जाए, पता चल जाए आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन हर बार इस तरीके के नहीं आएंगे, कभी कभार चीजें इनकम्प्लीट आएंगी। तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड द इंफॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन। वो आपको जैसी इंफॉर्मेशन देगा आपको वैसा फॉर्मूला यूज करना होगा। तो कभी कभार आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा जो मैंने बताया, कभी कभार हमें दूसरे फॉर्मूला यूज करने पड़ सकते हैं जो आपके सामने वहां पे प्रेजेंट है। तो इसीलिए आपको ये सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। तो वो जो दूसरे क्वेश्चन जब आएंगे उसको मैं बता दूंगा कि किस तरीके का क्वेश्चन होगा। तो फिर बोल रहा हूं, इसको पहले आपने अपने स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूलाज पे इस तरह से ग्रिप करनी है। अभी इन 2 फॉर्मूलाज की वर्किंग हुई है, तो इन 2 फॉर्मूलाज के ऊपर अभी आपने काम किया। फिर इस तरह से जैसे जैसे दूसरे क्वेश्चन आते रहेंगे आप दूसरे फॉर्मूलाज पे काम करते रहेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस आज मैं आप लोगों को शेयर करूंगा व्हाट्सएप पे, इसी के ब्रेक इवन के और ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू के। तो अभी आप लोग इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करके इनको फाइंड कीजिएगा। 1 हफ्ते का आपके पास टाइम होगा अच्छा खासा। सो आप लोगों के पास कुछ MCQs भी मैं भेजूंगा, अगेन उसके अंदर भी यही कैलकुलेशन होंगी ब्रेक इवन की और ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू। और साथ साथ एक और काम मैंने आप लोगों को बोला है, और वो है कि आप लोगों ने लिस्ट बनानी है पूरे फॉर्मूलाज की। ये जो लिखी हुई है अपने हाथों से, वहां पे पूरी लिस्ट बनानी है ताकि फॉर्मूला याद होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पार्टिसिपेंट्स लेके आएंगे सब लोग, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से इस टॉपिक के पार्टिसिपेंट्स शुरू हो जाएंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। यस बिल्कुल, बाकी फॉर्म